हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 185। इससे पहले इस कहानी के 184 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। अंशिका बोलती है कि रोहान भाई कहाँ पर है, कहीं अपनी बेबी को लेकर हनीमून पर तो नहीं चले गए। तो किट्टू ने भी उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि अब शादी हो गई है तुम्हारी, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। तो अंशिका भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है कि सॉरी सॉरी, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि रोहान भाई है कहाँ पर, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तभी गेट के बाहर से आवाज़ आती है, ये रहा रोहान, और कहाँ जाएगा रोहान भाई तुम्हारा। तो रोहान और रूही भी वहाँ पर खड़े थे। रोहान रूही को लेकर अंदर आ गया। नील और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। उन्होंने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था, तो क्या रोहान खुद ही यहाँ पर आ गया था। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने रुद्र की कलाई पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे से बोलता है कि बस बस अब तू शांत हो जा, थोड़ी तो मेरी बात को मान लिया कर कभी। तो रुद्र भी अब शांत हो गया था। रोहान ने एक नज़र अपने पापा की तरफ देखा और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि आई लव यू बड़े पापा। तो नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो अच्छे से जानता था कि रोहान ये बात रुद्र को ही बोल रहा है, मगर इनडायरेक्टली वो उसे बोल रहा है। अंशिका रोहान और रूही से मिल जाती है, उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और सब डिनर करने लगते हैं। लेकिन शुभ, निहाल, संकल्प, निर्भय ये सब वहाँ पर नहीं बैठे थे। बेचारों का तो पहले से ही पूरी तरह से पेट भरा हुआ था और खराब भी था। कुछ भी खाना उनकी तबीयत को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता था। सबने डिनर करने के बाद प्रताप फैमिली ने बहुत ही इज्जत के साथ सचादेवा फैमिली को अपने घर से विदा कर दिया। अंशिका की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। उसने अपने घर की सभी औरतों को प्यार से गले लगाकर विदा ले ली और फिर थोड़ी देर के बाद ही सचादेवा फैमिली भी वहां से चली गई थी। और उसके जाते ही रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से से रोहान की तरफ घूर कर देखा। तो रोहान ने भी अपनी आंख मारकर कहा कि जा रहा हूँ पापा, मैं तो बस अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी ना आया था। अब आप मुझे मिलने से तो नहीं रोक सकते हो ना मेरी बहन से। तो रुद्र अभी कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रोहान ने किट्टू को अपने गले लगाया और फिर प्यार से बोलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, पापा का ध्यान रखना, घर में आप ध्यान रखो और फिर बाहर मैं रखूंगा। इतना कहकर उसने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर की तरफ चला गया। एक बार फिर किट्टू अपने बेटे को जाता हुआ देख रही थी। उसके दिल की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते रोहान रूही को लेकर वहां से चला गया था। किट्टू ने नम आंखों से अवनी और नील की तरफ देखा और फिर उम्मीद भरी नजरों से कुछ बोलना चाहा। अगले ही पल किट्टू ने रोकर अवनी को अपने गले लगा लिया और फिर अवनी ने भी किट्टू को संभालते हुए कहा कि किट्टू ज्यादा दिन का गुस्सा नहीं है रुद्र भैया का, बहुत ही जल्द वो शांत हो जाएंगे। तुम भी जानती हो कुछ ही दिनों में वो एकदम से शांत हो जाएंगे और फिर हमारा रोहान फिर से हमारे पास घर वापस आ जाएगा। नील भी अब किट्टू के बालों में हाथ फेर कर प्यार से बोलता है कि बच्चा बस अब शांत हो जाओ, तुम रोने की जरूरत नहीं है। किट्टू भी अपने आंसू को पोंछ लेती है और फिर नील को देखकर बोलती है कि कैसे शांत हो जाऊं भैया, एक ही दिन में मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही इस घर से चले गए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। तो नील बोलता है कि किट्टू मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जाओ जाकर रुद्र को अच्छे से संभालो, क्योंकि रोहान को घर से निकालने के बाद खुश तो वो भी बिल्कुल नहीं है। किट्टू ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही अवनी ने नील को देखकर कहा कि आप क्या अपने भाई को समझाते क्यों नहीं समझा रहे हो अपने भाई को। तो नील बोलता है कि अपनी बीवी को तो मैं समझाता हूँ ना, लेकिन मेरी चोरनी चोरी से समोसे खाकर बैठ जाती है, एक बार भी नहीं पूछा कि नील लो आप भी खा लो, आपने भी कुछ नहीं खाया है। तो अवनी ने भी हाथ बांधकर हल्के से गुस्से में कहा कि मैं पूछती हूँ तो आप भी खा लेते क्या। तो नील ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और अवनी बोलती है कि बस इसीलिए नहीं पूछा था आपसे। इतना कहकर वो भी अब कमरे की तरफ मुंह घुमाकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ धैर्य चुपके से धानी के कमरे में आ गया था। उसने धानी की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा कि ये चुहिया, जब देखो तो बस यहाँ माँ के आसपास ही घूमती रहती हो तुम, फिर पढ़ाई करती रहती हो, पति का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती हो, एक बार भी मेरे सामने नहीं आती हो। धैर्य की आवाज़ सुनकर धानी ने भी अपनी आंखों को मलकर धैर्य की तरफ देखा और कसमसाते हुए आवाज़ में बोलती है कि आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो धैर्य ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि सुबह नहीं हुई है, अभी रात ही हो रही है, समझे तुम, चलो चलो पब चलते हैं पब।
तो धानी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और अगर कहीं जाना ही है तो फिर पहले माँ से पूछो तब। तो धैर्य ने भी अपना सिर दीवार में पटकते हुए कहा कि ओ माँ की चमची, चुपचाप से चलना, माँ पापा दोनों ही सो रहे हैं। तो धानी भी मुंह बनाकर मासूमियत के साथ बोलती है कि माँ को पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो धैर्य अभी धानी को समझाता हुआ फिर से बोलता है कि यार, मैं कोई पहली बार पब नहीं जा रहा हूँ, जाता तो रहता ही हूँ ना, माँ को आज तक पता नहीं चला है। चलो ना, वहाँ पर संकल्प, सिया, निर्भय, निशी सब कोई आ रहा है, चल चुपचाप से अब जल्दी से उठ जा। ये सुनकर धानी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी जल्दी से बेड से उठकर बोलती है कि अच्छा, सब आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो चलो चलते हैं, मुझे भी चलना है, लेकिन मैं पहनूंगी क्या। इतना कहकर वो कबर्ड की ओर चली जाती है और फिर धैर्य, जो कि हैरानी से धानी को देखता रहता है और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार, मतलब मेरे साथ अकेले नहीं जा सकती है लेकिन सबके साथ जा सकती है, कैसी लड़की है यार, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ जो ये मेरे साथ अकेले नहीं जा सकती। खैर छोड़ो, कम से कम चल तो रही है ना मेरे साथ में। अगले ही 1 घंटे में धैर्य ने भी गाड़ी अब क्लब के बाहर आकर रोक दी थी, जहाँ संकल्प, निर्भय, निशी और सिया चारों ही मौजूद थे। सिया आना तो नहीं चाहती थी लेकिन निर्भय उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गया था। सब मिलकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। घर में किसी ने भी कुछ नहीं पूछा था, ना ही किसी ने कुछ बताया था कि वो लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। अगर बता कर आते तो शायद कोई जाने ही ना देता, लेकिन अरमान को पता था कि सब अभी क्लब जा रहे हैं और फिर अरमान ने भी निशी को जाने की परमिशन दे दी थी। सब क्लब में आ गए थे और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। सब खूब मस्ती से डांस करने लगते हैं और इसी बात से अनजान की अजय, वो भी वहीं पर बार काउंटर पर एक आदमी के साथ बैठा हुआ सिया और संकल्प को ही देखे जा रहा था। अजय के चेहरे पर तो एक डेविल सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे सिया और संकल्प को साथ में देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उसे तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि सिया संकल्प के साथ डांस कर रही है। सिया भी संकल्प की कंपनी को एंजॉय करने लगी थी। ना जाने क्यों क्या सोचकर अजय ने सिया को कॉल कर दिया, लेकिन सिया का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा था। तो अजय ने एक बार फिर से फोन किया, लेकिन अभी भी सिया का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा था, उसका फोन लगे ही नहीं रहा था। तभी अजय ने अभी फिर से और कॉल करके कहा कि मुझे सिया और संकल्प की कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, अभी के अभी, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे संकल्प और सिया की फोटोज को अरेंज करके दो, समझे तुम। वो दोनों अभी भी ऐसे ही हेवन ब्लू क्लब में डांस कर रहे हैं और इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। पैसे जितने तुम्हें चाहिए होंगे ना, मैं तुम्हें मुंह पर दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी के अभी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए इन दोनों की। इतना कहकर अजय ने फोन को कट कर दिया और फिर उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और सामने बैठे वाले इंसान को हैंड शेक किया और क्लब से बाहर चला गया। और फिर बाहर जाकर भी उसने किसी को मैसेज टाइप किया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। सिया और संकल्प दोनों ही इस बात से अनजान कि अजय ने उन्हें देखा है, वो लोग मस्ती से डांस कर रहे थे। इससे तो यही जाहिर होता था कि अजय को सिया में कोई भी खास इंटरेस्ट भी नहीं था, तभी उसने कुछ भी नहीं कहा, जबकि सिया अजय को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सब ने मिलकर बहुत मस्ती की और फिर तभी सिया ने भी निर्भय को देखकर कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो जैसे ही बार काउंटर की तरफ जाने लगी, उससे पहले ही एक वेटर सिया के पास ट्रे लेकर आया और बोलता है कि मैं आपको पानी पीने के लिए चाहिए तो फिर आप इसे पी लीजिए, ये पानी ही है। तो सिया भी पहली बार ही क्लब में आई थी और फिर उसे पता भी नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। क्लब में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं सबके साथ। उसने भी बिना सोचे समझे ट्रे में से पानी उठाया और उसे पी लिया और फिर से आकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है। धीरे धीरे सिया को अब नशा होने लगा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद डांस की वजह से वो इतना ज़्यादा थक गई है और उसे कमजोरी फील हो रही है। आखिरकार अब वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में चली गई थी और फिर अचानक ही उसने संकल्प के सीने पर अपना सर रख लिया और फिर संकल्प के दिल की धड़कनें तो एकदम से भागने लगी थी। थोड़ा थोड़ा संकल्प भी खुश हो गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फिर सिया के गाल को हल्का सा थपथपाकर कहा कि सिया, सिया उठो, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे बेहोश हो रही हो क्या तुम। सिया, लेकिन सिया तो शायद बेहोश हो चुकी थी। तो संकल्प ने भी अब निर्भय की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोलता है कि यार, ये तो बेहोश हो गई है, पता नहीं इसने क्या पी लिया है, या फिर ऐसे डांस कर करके तो नहीं बेहोश हो गई। तो निर्भय ने भी अब सिया की तरफ देखा और बोलता है कि चल यार, घर चलते हैं। किसी को अगर पता चल गया ना कि सिया ने क्लब में कुछ उल्टा सीधा पी लिया है तो फिर बेकार में ही आफत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी हम लोगों की। अब तो यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अगले ही पल संकल्प ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और निर्भय ने निशी की बाजू पकड़ी और फिर धैर्य को देखकर बोलता है कि चल यार,
अब घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई है, अब रात भी हो गई और फिर सिया बेहोश भी हो गई है। तीनों ही अब बाहर आ जाते हैं और फिर धैर्य जो अपनी बाइक से आया था उसने धानी को अपनी बाइक पर पीछे बैठने का इशारा किया और फिर धानी धैर्य की बाइक के पीछे आकर बैठ जाती है। धैर्य और धानी दोनों ही अब वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ही भाइयों को बाय कहा और फिर वहाँ से चले गए। उसके जाते ही वो चारों भी अब गाड़ी में आकर बैठ गए और सीधा प्रताप हाउस के लिए आ जाते हैं। निर्भय ने निशि को आराम से सचदेवा हाउस के गार्डन में छोड़ दिया था, जहाँ पर अरमान निशि का ही इंतजार कर रहा था। निशि ने भी अब निर्भय को बाय कहा और फिर अपने भाई के साथ सीधा सचदेवा हाउस के अंदर चली जाती है। अरमान और निशि दोनों ही अंदर जा चुके थे, तो वहीं संकल्प सिया को लेकर उसके कमरे में आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने सिया को बेड पर लेटाया और खुद उठने की कोशिश करने लगा, वैसे ही सिया जो बेहोशी की हालत में ही संकल्प की कमर को कसकर पकड़ लेती है और फिर उसके सीने पर अपने चेहरे का हल्का सा सहलाने लगती है। तो संकल्प ने भी जैसे तैसे सिया को खुद से दूर किया, लेकिन सिया जो अभी नशे की हालत में पूरी तरह से डूबी हुई थी, उसे तो अपना होश ही नहीं था। उसने संकल्प को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर संकल्प को भी अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। अगर कोई उसे सिया के कमरे में देख लेता तो शायद रोहान को तो कुछ भी डांट नहीं पड़ी थी जो संकल्प को पड़ने वाली थी। इसीलिए संकल्प को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि संकल्प से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि सिया और अजय की शादी फिक्स हो गई है और सिया अजय से प्यार भी करती है। तो संकल्प ने भी खुद को छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। वो बार बार सिया से खुद को छुड़वा रहा था, लेकिन सिया जो कि नशे की हालत में संकल्प को अपने ऊपर खींचे ले रही थी और फिर रोल होकर संकल्प को अपने नीचे कर लिया था और फिर खुद उसके सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था संकल्प के साथ। तो संकल्प के दिल की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल घबराहट के मारे उछल कर अभी ही बाहर आ जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। संकल्प ने एक बार फिर से सिया को खुद से दूर करने की कोशिश करी, लेकिन शायद सिया ने जिस ड्रिंक को पिया था उसके चलते वो बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश में नहीं थी, मगर उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो तो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक ही सिया उठी और फिर अपने कपड़े उतारने लगती है और ये नज़ारा देखकर तो संकल्प की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने सिया के दोनों बाजू को पकड़कर जैसे तैसे बेड पर लेटाया और फिर उसे प्यार से ब्लैंकेट से कवर करके कहा कि सिया सिया सो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही नशे में हो गई हो यार, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा और फिर मेरा नाम दे दोगी तुम सबके सामने, प्लीज़ सो जाओ तुम। लेकिन तभी सिया ने नशे में ही संकल्प का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे इतनी जोर से खींचा कि संकल्प एक बार फिर से सिया के ऊपर जाकर गिर जाता है। और अब संकल्प को भी धीरे धीरे बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। गुस्सा उसे सिया पर आ रहा था या फिर उसे खुद पर आ रहा था, ये उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसे गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। इतनी मुश्किल से तो उसने निर्भय को पटाया था कि ताकि वो सिया को क्लब जाने के लिए मना ले, और फिर क्लब लेकर गया तो फिर ये सब कुछ बवाल मच गया उसके साथ। संकल्प ने एक बार फिर से सिया को खुद से दूर किया, लेकिन सिया जो शायद अभी उसे फिजिकल नीड की ज़रूरत हो रही थी, उस ड्रिंक में शायद ड्रग्स ऐड किया गया था, इसीलिए वो ऐसे उल्टे सीधे काम रिएक्ट कर रही थी। और फिर सिया को देखकर संकल्प का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो रहा था। आखिरकार संकल्प ने भी सिया का सिर अपने थाई पर रखा और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का सा रब करने लगता है। सिया पूरी तरीके से अब शांत नहीं हो पा रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी डिजायर को कंट्रोल में आ गया था। और फिर संकल्प ने भी आधे घंटे के बाद ये महसूस किया कि सिया आराम से सो गई है। संकल्प को भी अब नींद आ रही थी, इसीलिए वो भी वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है, बिना ये सोचे समझे कि अगर किसी ने उन दोनों को ऐसे साथ में वहां पर एक कमरे में देख लिया तो फिर क्या हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ धैर्य ने भी बाइक राठौड़ हाउस के बाहर आकर रोकी और फिर धैर्य और धानी दोनों ही एक दूसरे के कमर पर हाथ बांधे अंदर आ रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। धैर्य ने जब से धानी को अपनाया था तब से वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी हो गया था धानी को लेकर, लेकिन जैसे ही दोनों अभी अंदर आने को हुए वैसे ही उन दोनों के सामने नरेन और सौम्या दोनों ही गुस्से से हाथ बांधे खड़े हुए थे। धानी उसके चेहरे का तो एकदम से रंग उड़ गया था, उसे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। और फिर धैर्य उसने भी अपना सलाइवा गटक लिया था। धैर्य ने भी ड्रिंक भी की हुई थी हल्की हल्की सी। नरेन जानता था कि उसका बेटा पीता है, लेकिन धैर्य कभी भी अपने पापा के सामने ऐसे पीकर घर पर तो कभी भी नहीं आया था। लेकिन आज तो बेचारे की बैंड बजने ही वाली थी। धैर्य ने धीरे से आवाज़ में कहा कि पापा पापा आप सोए नहीं अभी तक। तो नरेन थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि जिसका जवान बेटा अपनी बीवी के साथ क्लब में अय्याशी करने के लिए गया हो वो बाप कैसे सो सकता है। और फिर धैर्य ने भी अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली थी और फिर धानी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो तो बस नजरें झुकाकर चुपचाप से खड़ी हुई थी। और सौम्या ने भी थोड़ा सा हल्के से गुस्से में कहा कि धैर्य तुझे शर्म
शर्म नहीं आती है? बिल्कुल भी, शादी हो गई है तेरी, थोड़ा सा तो घर गृहस्थी पर ध्यान दे दे तू। बहुत ही ज़्यादा संभाल लिया है तेरे पापा ने इस बिजनेस को, तुझे भी अब राठौड़ इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फिर अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है ना तो फिर बता दे मुझे। तो धैर्य भी अब एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखता और फिर धीरे से बोलता है कि सॉरी माँ, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। तो नरेंद्र उसे समझाते हुए फिर से कहा कि पहले तू अकेला था, कहीं भी जाता था, हम माना नहीं करते थे कि तू चाहे जितनी रात में आता था तब भी कुछ नहीं करते थे, मगर ये मत सोच कि हमें पता नहीं था कि तू कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, धानी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है बीवी। खुद तो बिगड़ा हुआ है ही और फिर धानी को भी ऐसे ही अपने साथ ही बिगाड़ देगा। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं है, तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तू आज से कभी भी उसे ऐसे लेकर नहीं जाएगा। धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, जबकि धानी की आंखों में पानी आ गया था। धानी को देखकर सौम्या ने भी नरेंद्र के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा कि नरेंद्र बस बहुत हो गया है, चलो अब चलते हैं, सुबह बात करते हैं हम दोनों, अभी ये लोग होश में नहीं है। तो नरेंद्र ने भी सौम्या की तरफ देखकर हैरानी से कहा कि यही तो प्रॉब्लम है सौम्या, कि ये हमारे प्यार का फायदा गलत उठा रहा है, गलत फायदा उठाता है ये। इसे लगता है कि ये हमारा इकलौता बेटा है तो फिर हम इसकी हर उल्टी सीधी हरकत को बर्दाश्त कर लेंगे, इसकी हर एक चीज़ को मान लेंगे। पहले ये ड्रिंक करता था लेकिन मेरे सामने कभी भी ऐसे ड्रिंक करके नहीं आता था, और फिर अब देखो कैसे बेशरम की तरह ड्रिंक करके मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझसे बातें भी कर रहा है। तो धैर्य ने भी अब एक नज़र अपने पापा को देखा और फिर से अपनी गर्दन झुका ली, जबकि धानी तो धैर्य की बाजू पकड़कर चुपचाप से अपनी गर्दन झुकाकर रोई जा रही थी। उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, उसे कहीं ना कहीं शर्म के साथ डर भी लग रहा था। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी ऐसे क्लब में, लेकिन उसे तो जबरदस्ती धैर्य लेकर गया था। कुछ सोचकर धानी ने भी धीरे से बिना नरेंद्र की तरफ ही देखे ही कहा कि सॉरी पापा, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो नरेंद्र भी अब धानी से कुछ नहीं कहता है और फिर सौम्या की तरफ देखकर बोलता है कि कह दो अपनी बहू बेटे से जाकर सो जाएं, बहुत ज़्यादा नशे में है, बाकी बातें तो अब सुबह ही होंगी। इतना कहकर नरेंद्र अपने कमरे की तरफ चला गया और फिर उसके जाते ही सौम्या ने धानी की तरफ देखते हुए कहा कि धानी, धैर्य को लेकर कमरे में जाओ और दोनों ही आराम से सो जाओ। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धैर्य की बाजू पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है। इधर दूसरी तरफ सौम्या जब अपने कमरे में गई तो नरेंद्र जो कि बेड के पास में ही खड़ा हुआ था। सौम्या धीरे से बोलती है कि नरेंद्र कुछ ज़्यादा ही हो गया है यार, अपनी बीवी के साथ ही तो गया था, किसी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं गया था। तो नरेंद्र बोलता है कि मुझे उसके और उसकी बीवी के घूमने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सौम्या, प्रॉब्लम यह है कि वो अभी अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहा है, अभी बस वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। जब उसे ऑफिस जाने के लिए कहता हूँ तो वो ऐसे ही टाल जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चला जाऊँगा, और फिर घूमने फिरने के लिए उसके पास पूरा पूरा वक्त रहता है। वो रिस्पॉन्सिबल कब बनेगा? अगर ऐसे ही हम उसकी छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करते रहे ना तो फिर सच कहता हूँ एक दिन ये लड़का हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। पहले ही वो गलती बहुत सारी कर चुका है। धानी के बारे में हमें ना बताकर सौम्या नरेंद्र के थोड़ा सा करीब गई और फिर उसने नरेंद्र के कॉलर को ठीक करते हुए प्यार से कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब सुबह बात कर लेना आप उससे। दोनों ही अभी इतनी खुशी खुशी घर आए थे और फिर मैंने और आपने दोनों ने ही मिलकर उन्हें इतना ज़्यादा डांट दिया। अभी तो उन दोनों के खेलने कूदने के दिन है ना, अब हमारी तरह थोड़ी ना है वो दोनों। जब साथ में वक्त बिताने की उम्र थी हम दोनों की तब हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी इसी दर्द से गुजरे, वो भी अपनी पत्नी से दूर रहे जिस दर्द से हम गुजरे थे। तो नरेंद्र भी बैठता हुआ बेड पर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मेरा बेटा है, सो जा सौम्या और फिर सुबह बात करेंगे। तो सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नरेंद्र के पास आकर लेट जाती है। थोड़ी देर में ही वो दोनों बातें करते करते सो गए। इधर दूसरी तरफ धैर्य वॉशरूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने देखा तो धानी अभी बहुत तेज तेज से रो रही थी। तो धैर्य अभी धानी के पास आकर बोलता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो धानी ने थोड़ा सा गुस्से में धैर्य को कोसते हुए कहा कि सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, इतनी मुश्किल से तो मम्मी पापा मिले हैं मुझे और फिर उसे भी आप दूर करने पर लगे हुए हो। मैं अब आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपकी एक बात भी नहीं मानूंगी। मैंने पहले ही मना किया था आपको, लेकिन आपने कहा कि संकल्प और निर्भय भी वहाँ पर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। धैर्य ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तो फिर झूठ थोड़ी ना बोला था मैंने, संकल्प और निर्भय आए तो थे ना वहाँ पर। तो धानी ने गुस्से में धैर्य के सीने पर एक पंच मारा और फिर आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं सुनना है मुझे आपकी बात, समझे आप? अगर मम्मी पापा नाराज़ रहेंगे ना तो फिर मैं भी आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट मैं इस कमरे में भी आपके साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो
बेड से उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी धैर्य ने उसे खींच लिया और फिर उसे अपने गले लगाकर बोलता है कि पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई है। पापा को हमारे घूमने फिरने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है ना, परसों भी पापा ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा था और फिर मैंने उन्हें मना कर दिया था। पापा को बस इसी बात का गुस्सा है, वो बस इसी बात से नाराज़ है कि मैं ऑफिस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो धानी ने भी धैर्य की आंखों में देखकर कहा कि तो फिर ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो आप? क्यों पापा को ऐसे परेशान कर रहे हो? सही तो कहते हैं पापा, उम्र हो गई है अब उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या ऐसा नहीं है कि उनको रेस्ट नहीं चाहिए? तो धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगी तो फिर मैं जल्द ही इस ऑफिस को ज्वाइन कर लूँगा। तो धानी ने भी अपने आंसुओं को साफ किया और बोलती है कि हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर लोगे तो धैर्य ने भी अपने होठ धानी के गाल पर रखते हुए कहा कि सोच लो, अगर एक बार कमिटमेंट कर दी है तो फिर पीछे मत हटना, एक बार भी पीछे नहीं हट सकती हो तुम। तो धानी ने भी ना समझी में हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैंने कहा ना कि आप अगर ऑफिस ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो धैर्य भी बोलता है कि पक्का मानोगी ना मेरी बात? तो धानी ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अगले ही पल धैर्य ने धानी के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा और पूरी शिद्दत से उसे किस करने लगता है। धानी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और वो धैर्य को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन वो धैर्य भी उससे कहाँ दूर होने वाला था। और थोड़ी देर के बाद धानी से वो थोड़ा सा दूर होकर बोलता है कि यार, अभी तो तुमने मुझे परमिशन दी थी, अब खुद ही दूर कर रही हो मुझे। तो धानी ने भी लाल गाल में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी धैर्य फिर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो धानी एकदम से रुक जाती है और फिर उसने उम्मीद भरी नज़रों से धैर्य की तरफ देखा। तो धैर्य ने भी अपने पास आने का उसे उंगली दिखाकर इशारा किया। तो धानी के अंदर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो धैर्य के पास चली जाए, मगर फिर भी वो एक कदम धैर्य की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो धैर्य बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, बदले में कुछ दूंगा भी तो ना? तो क्या मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए होगा? मुझे चाहिए ना, तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कमरे से बाहर जाने लगती। तभी उसने अपने पेट पर किसी के हाथ को महसूस किया और अगले ही पल धैर्य ने भी धानी को पेट से पकड़कर पूरे कमरे में उसे गोल गोल घुमा दिया। तो धैर्य ने भी अब धानी को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और फिर एक बार फिर से उसके होंठों की तरफ झुकने लगता है उसे किस करने के लिए। तो धानी ने अभी इस बार फिर से नम आंखों से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य से भी धानी की ऐसी नम आंखें देखी नहीं गई और फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से, वरना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा मुझसे, या फिर मैं गुस्से में तुम्हें कुछ और बोल दूंगा और फिर बाद में तुम मुझे ब्लेम करोगी। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो धैर्य ने भी धानी को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया था और फिर धानी के चेहरे पर भी थोड़ी सी उदासी आ गई थी। धानी अपने चेहरे पर उदासी लेकर उस कमरे से जाने लगी, लेकिन वो कमरे के गेट तक ही पहुंची थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर भागकर फिर से धैर्य के पीछे से जाकर गले लग जाती है। तो धैर्य के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अब जाके धैर्य के दिल में एक सुकून मिला था कि धानी ने उसे फाइनली गले लगा लिया था और फिर उसने पलटकर धानी को अपने गले लगाया और फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलता है कि आज नहीं तो कल तो ये सब कुछ करना ही है ना? तो फिर कब तक ऐसे बचोगी मुझसे, कब तक ऐसे भागती रहोगी? वैसे भी सीजन तो अब खत्म होने वाला है इस स्टोरी का, मैं और तुम रह जाएंगे, फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो बताओ मुझे, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो धानी को भी अब घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी आज वो धैर्य को नाराज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। और सच में धैर्य ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था अब तक खुद को। वो तो धानी के साथ ज़्यादा शरारत भी नहीं करता था। तो धानी ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य की पकड़ भी धानी पर कस गई थी। उसने कसकर उसे अपने गले लगा लिया और थोड़ी देर में ही वो एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। अगली सुबह जब धैर्य की आंखें खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया। धैर्य ने देखा तो धानी अपना सिर धैर्य के सीने पर रखकर आराम से सो रही थी। तो धैर्य की आंखें अब थोड़ी देर के लिए तो खुली की खुली रह गई थी। उसे तो कल रात की सारी चीजें याद आने लगी थी, सारी बातें याद आ गया था कि उसने धानी को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया था और अब धैर्य को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे धानी पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। और फिर उसने डिसाइड किया था कि जब तक धानी की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है वो ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेगा, ना ही धानी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाएगा। लेकिन शायद कल रात को वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और फिर धैर्य
धैर्य ने भी गहरी सांस ली और अब जो कुछ होना था वो तो हो ही गया था। धैर्य ने भी झुककर धानी के बालों को प्यार से चूमा और फिर बेड से उठकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वापस आया तो पूरे कमरे में धैर्य और धानी के कपड़े ही बिखरे हुए पड़े हुए थे। तो धैर्य ने भी अब सारे कपड़े अच्छे से समेट दिए थे और फिर धानी के पास आकर उसके बालों को सहलाता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि ए चूहिया, चूहिया उठ जाओ, देखो ना 8 बज गए हैं, अभी भी सोना है क्या तुम्हें? उठो जल्दी से, थोड़ी देर में ही माँ भी अब आवाज लगा देंगी और फिर मुझे मत ब्लेम करना कि तुमने मुझे जगाया नहीं था, जल्दी से उठ जाओ अब। लेकिन धानी तो मुंह फेर कर दोबारा से दूसरी साइड सो जाती है। तो धैर्य ने भी अब एक बार फिर से धानी को जगाते हुए प्यार से कहा कि चूहिया उठ जाओ यार प्लीज, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या तुम्हें? उठो, देखो 8 बज गए हैं। तो धानी अभी नींद में ही कसमसाते हुए बोलती है कि नहीं जाना मुझे कॉलेज। धैर्य ने इस बार थोड़ा सा ब्लैंकेट को उसके मुंह से हटाकर उसके गाल पर थपथपा कर कहा कि उठ जाओ वरना माँ हम दोनों को ही उठा देगी आके यहाँ से, जल्दी से उठो। और तभी सौम्या की भी आवाज़ आती है कि आज तुम दोनों उठोगे नहीं, या फिर लगता है कि कल रात की उतरी नहीं है अभी तक, क्यों नहीं उठ रहे हो अभी तक तुम दोनों? तो सौम्या की आवाज़ सुनते ही धानी झटके से उठकर बेड पर बैठ जाती है और फिर उसने धैर्य की तरफ देखा और फिर धैर्य ने भी अब शरारत भरी नज़रों से धानी की तरफ देखा और फिर धानी को तो एकदम से शर्म आ गई थी और फिर उसने भी अपना सिर धैर्य के सीने पर जल्दी से रख लिया और फिर धैर्य ने भी अपनी पकड़ धानी पर कस दी थी। और इतने में ही फिर से ही सौम्या की आवाज़ आती है कि धानी, धानी जल्दी से नीचे आ जाओ, अभी तक सो रही हो क्या? आज तुम्हें उठना नहीं है, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी से नीचे आओ। सौम्या के कई बार आवाज़ लगाने से तो धैर्य और धानी जल्दी से तैयार होकर अब डाइनिंग एरिया में आ गए थे, लेकिन सौम्या ने अभी अच्छे से नोटिस किया कि धानी के गाल अब और भी ज़्यादा लाल हो गए हैं, एकदम शर्म से चमक रहे थे। और फिर उसने धैर्य की तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मीठी सी मुस्कुराहट भी थी। तो सौम्या को भी अब उम्र का तजुर्बा तो हो ही चुका था, उसे भी समझते देर नहीं लगे कि धैर्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर धानी तो बहुत ही ज़्यादा सीधी सी थी और फिर धैर्य की बातों में आराम से आ गई होगी। सौम्या भी जान चुकी थी कि उन दोनों के बीच में अब आगे बात बढ़ चुकी है। सौम्या ने धैर्य और धानी को बैठने का इशारा किया और फिर दोनों ही चुपचाप से चेयर पर बैठ जाते हैं। और तभी नरेन ने भी अपनी टाई को ठीक करता हुआ डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाता है और फिर सौम्या ने नरेन को नाश्ता सर्व किया। नरेन खाना खाते हुए बोलता है कि तो बरखुरदार, क्या सोचा है तुमने, ऑफिस ज्वाइन करोगे या फिर नहीं, या फिर हमेशा की तरह आज भी बातों को ऐसे ही टाल दोगे और कोई ना कोई बहाना बना दोगे? या तो फिर मुझे बता दो तुम करना चाहते हो या नहीं, या मैं अकेला ही इस ऑफिस को ज्वाइन करूंगा, आज भी अकेला ही जाऊं इस ऑफिस में। तो धैर्य कुछ नहीं बोलता है। धानी हैरानी से भी धैर्य को देखने लगती है। इतने में ही नरेन ने फिर से धैर्य को ताना मारते हुए कहा कि हाँ, ये क्यों जाएगा ऑफिस, क्या किराया मिल तो रहा ही है इसे, अब तो दक्ष ने भी अपने पापा का रेस्टोरेंट संभाल लिया है, लेकिन ये तो नहीं जाएगा। सही है, क्यों जाएगा, बाप है तो इसका, फिर इसके लिए तो बहुत ही आम बात है। ये कौन है जो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगा, इससे तो इतना भी नहीं होता है कि अपने पापा से कह दे कि पापा रेस्ट कर लो, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, मैं खुद ही बिजनेस को संभाल लूँगा। पहले तो सौम्या भी मेरे साथ बिजनेस में अपना हाथ बटा दिया करती थी, अब तो सौम्या ने भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर संभाल लिया है। मैं ही हूँ जो इस उम्र में बस घर को भी देख रहा हूँ और ऑफिस को भी देख रहा हूँ। इस घर से जो भी गधा है ना तो सिर्फ मैं हूँ। सारा दिन मैं मेहनत करता हूँ, राठौड़ इंडस्ट्रीज को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया हूँ, लेकिन इस लड़के को तो ये भी नहीं होता है कि अपने पापा की थोड़ी तो हेल्प कर दे, कम से कम मेरी उम्र ही देख के कर दे। नरेन की बातों से साफ पता चल रहा था कि नरेन इस वक्त धैर्य पर कितना ज़्यादा गुस्सा है। तो सौम्या ने भी एक नज़र धैर्य की तरफ देखा, लेकिन धैर्य जो आराम से बैठकर खाना खा रहा था, जबकि धानी की आंखों में पानी आ गया था और साथ ही साथ उसे थोड़ी सी हैरानी भी थी। कल रात ही तो धैर्य ने कहा था कि वो राठौड़ इंडस्ट्रीज को अच्छे से संभाल लेगा, लेकिन अब तो धैर्य ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था कि जैसे उसे अपने पापा की कही हुई बात का जरा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके कानों में उसकी पापा की आवाज़ ही नहीं जा रही है। तभी नरेन ने भी खाना खाते हुए एकदम से खांसी आने लगती है। तो सौम्या अपनी जगह से उठकर सीधा नरेन के पास जाती है और उससे पहले ही धैर्य जल्दी से उठकर अपने पापा के पास गया और फिर कमर को रब करने लगा। नरेन को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था। उसने धैर्य को जोर से झटकते हुए कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है झूठी सिंपैथी दिखाने की तुझे, समझा तू, हट मेरे सामने से। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी माँ मर जाएगी ना उसके बाद आकर मुझे पूछ लेना। अब तो जाओ अपनी बीवी के साथ थोड़ी सी और अय्याशी कर लो, जाकर जाओ। नरेन तो आज पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ
आ रहा था धैर्य पर। फॉर्म में होता भी क्यों नहीं, जवान लड़का घर पर बैठकर आराम से खाना पानी खा रहा है, घूम टहल रहा है। उसे तो अपने बाप की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी और फिर वो इस उम्र में अभी भी बिजनेस को ही संभाल रहा था। लेकिन नरेन के ऐसा कहने से धानी की आंखों में पानी आ गया था। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो चुपचाप से डाइनिंग टेबल से उठती है और फिर वापस से वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी धैर्य बोलता है कि पापा, मैं आज आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ और आज से ही मैं हमारी राठौड़ इंडस्ट्रीज को संभाल रहा हूँ। और ये सुनते ही धानी ने पलट कर धैर्य की तरफ देखा और फिर धैर्य ने भी धानी की तरफ देखकर आंख मार दी। तो नरेन और सौम्या भी अब काफी ज्यादा हैरानी से धैर्य को ही देख रहे थे। सौम्या ने भी अब धैर्य की तरफ देखकर धीरे से कहा कि मजाक कर रहा है क्या तू? तो धैर्य ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं क्यों मजाक करूंगा। पापा, मैं आज से आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ। आज से मैं पूरी प्रताप इंडस्ट्रीज की तरह राठौड़ इंडस्ट्रीज को संभालूंगा। वैसे भी कुछ दिन तक तो मैं प्रताप इंडस्ट्रीज में गया था ना, तो फिर काम तो मुझे थोड़ा बहुत आता ही है वहाँ से। बाकी आप मुझे सारी चीज़ें बता देना। तो नरेन भी अब अपने बेटे को देख रहा था। फिर उसने सौम्या की तरफ देखा, जो सौम्या भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सौम्या नरेन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आज उनका बेटा इस बिजनेस को संभालने में इंटरेस्ट लेने वाला था और आज से फाइनली वो ऑफिस जा रहा था। तो धैर्य ने भी मुस्कुरा कर देखा और कहा कि अब आप लोग मुझे ऐसे मत देखो यार, वरना मैं अपने डिसीजन को बदल दूंगा। ऐसे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तो सबके चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर धैर्य जो नरेन के पास ही बैठा था, नरेन ने भी मुस्कुरा कर कहा कि एक ही रात में इतना बदलाव आ गया है तेरे अंदर। अगर मुझे पता होता कि डांटने से तेरे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आ जाएगा, तो ऑफिस संभालने के लिए इतनी जल्दी रेडी हो जाएगा, तो बहुत ही पहले तुझे डांट देता मैं। तो धैर्य ने भी अब धीरे से नरेन के कान में कहा कि पापा, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि आपकी डांट मुझ पर असर करती है या फिर आपके डांटने की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। वो तो बस आपकी बहू की डांट है जो मैं आज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। इतना कहकर वो थोड़ा सा पीछे हटा और फिर उसने धानी की तरफ भी आंख मार दी और धानी के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहीं ना कहीं अब धानी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली अब धैर्य ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। नरेन ने अगले ही पल धैर्य के गालों पर हल्का सा थपथपा कर कहा कि चलो, जैसे भी आओगे आओगे तो मेरे लिए ही ना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं ना जिम्मेदारियों से अब मुक्त हो जाऊंगा, मुझे भी अब राहत की सांस मिलेगी। थोड़ी देर के बाद सबने डिनर कर लिया था और फिर धैर्य और धानी भी अपने कमरे में चले गए थे और नरेन जो कि अपने बेटे को देख रहा था और फिर बेसब्री से नरेन इंतजार करने लगता है धैर्य का। नरेन के लिए तो एक सपने जैसा था। वो तो हमेशा से धैर्य को राठौड़ इंडस्ट्रीज संभालते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह काबिल बने और आज धैर्य वो काम कर भी रहा था। इसीलिए नरेन को थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी दोनों ही हो रही थी। सौम्या बहुत ही प्यार से बोलती है कि इतना भी क्या डर रहे हो आप नरेन, अभी से डरने लगे आप, अपना ही बेटा है, आप जैसा ही होगा। नरेन ने भी मुस्कुरा कर कहा कि तुम नहीं समझो कि सौम्या, बेटा बड़ा हो गया है मेरा और फिर अब अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस भी जाएगा। तुम्हें पता है नील जब अपने निव्यांश के साथ ऑफिस जाता है ना, तो फिर मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि निव्यांश भी अब नील जैसा ही लगता है, एकदम उसी की तरह उसने काम संभाला है। पर हमेशा यही सोचता था कि पता नहीं मेरा बेटा कब मेरे साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस जाएगा और फिर आज वो जा रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सपना देख रहा हूँ मैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये सपना भी है ना तो फिर टूटे ना। तो सौम्या के चेहरे पर भी अब नरेन को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं कमरे में धैर्य जो कि अपनी टाई को बांध रहा था और अपनी धानी की तरफ प्यार से देख रहा था। धानी भी धैर्य को ही देखे जा रही थी और फिर धैर्य बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में ही फंस गया हूँ मैं। तो धानी अभी कुछ भी नहीं बोलती है, बस मुस्कुरा कर धैर्य को देखे जा रही थी और फिर धैर्य भी अब टाई में बुरी तरह से उलझा हुआ था और फिर उसने धानी को देखकर प्यार से कहा कि यार टाई बांधनी आती है क्या तुम्हें? तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य टाई को ऐसे ही गले में डाल लेता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर वो एकदम से रुक जाता है और फिर धानी को पलट कर देखता है और बहुत ही रोमांटिक और प्यार से बोलता है कि और हाँ चूहिया, माँ की तरह मेरा वेट भी करना, तुम समझी? जैसे माँ पापा के लिए वेट करती है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम भी मेरे लिए वेट करना, समझ गई ना? तो टीवी सीरियल्स देखती हो ना? तो फिर धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी वेट करना है जैसे टीवी में दिखाते हैं। अगर मैं आने में थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँ ना तो फिर डाइनिंग टेबल पर ही सो जाना तुम। और हाँ, बढ़िया सी शिफॉन की साड़ी पहनकर, अच्छा सा मेकअप कर भारी भारी ज्वेलरी पहनकर मेरा वेट करना, ताकि मेरा दिल भी खुश हो जाए तुम्हें देखकर। जब मैं आऊँ तो तुम्हें डाइनिंग टेबल पर ऐसे सोता हुआ देखूँ ना तो फिर तुम्हें अगले ही पल अपनी गोद में प्यार से उठाकर सीधा
कमरे में लेकर आऊँ और फिर पहले मैं तुम्हें खाऊँ और उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे ना बिल्कुल वही टीवी सीरियल वाली हीरोइन चाहिए अपनी बीवी में। तो धानी को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर वो भी अब कमरे के बाहर की तरफ इशारा करते हुए धैर्य से बोलती है कि अरे पहले आप जाओ तो सही, ऑफिस आने का पहले ही बता दिया आपने, जाने का तो बताया ही नहीं, पहले आप ऑफिस जाओ तब। तो धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ चला जाऊंगा, इतना भी क्यों कह रही हो, लेकिन तुम साड़ी जरूर पहनना आज। और हाँ, ये क्या सारा दिन ऐसे लोवर शर्ट में घूमती रहती हो, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। माना कि मम्मी पापा तुम्हें कुछ कहते नहीं है, तुम चाहे कुछ भी पहन सकती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भूल जाओ कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। तो धानी तो अभी आंखें फाड़े बस धैर्य को हैरानी से देखे जा रही थी। उसे तो इतना समझ में आ ही गया था कि धैर्य पर सच में बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ रहा है जाते हुए ऑफिस में, लेकिन उसने कल रात को उससे वादा किया था और फिर उसके चलते उसे तो आज ऑफिस जाना ही पड़ रहा था। तो धैर्य भी अब अपनी टाई को लेकर सीधा बाहर आ जाता है कमरे से। तो सौम्या नरेन दोनों ही अब धैर्य को देख रहे थे, तो उन दोनों को तो एकदम से हंसी आ गई थी। तो धैर्य भी थोड़ा सा इरिटेट होकर दांत पीसता हुआ बोलता है कि हंसो मत, मेरी टाई बांध दो वरना मैं ना अपना इरादा बदल दूंगा पापा। तो नरेन ने भी उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि अब तो क्या तुम्हारा बाप भी इरादा नहीं बदल सकता है, समझे तुम, एक बार मुझसे निकाल दिया तो मतलब एक बार निकाला है तो वो 100% बात होकर रहेगी। इतना कहकर नरेन ने धैर्य की टाई बांधी और फिर उसकी नोट को ठीक करते हुए बोलता है कि समझ रहे हो ना, आज से जिम्मेदार बनना है तुम्हें। तो धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर देखते ही देखते दोनों ही बाप बेटे वहां से चले गए थे। उसके जाते ही सौम्या ने भी धानी को आवाज लगाई। धानी, सौम्या की आवाज सुनकर धानी भी कमरे से बाहर आती है। तो सौम्या ने धानी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि क्या जादू कर रही हो आजकल तुम धैर्य पर, जो धैर्य ऑफिस चला गया, नहीं तो आज तक तो अपने पापा की बात तक नहीं मानी उसने। तो धानी भी कुछ भी नहीं बोलती और तभी सौम्या के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। धानी ने भी जल्दी से सौम्या को अपने गले लगा लिया और फिर शर्माते हुए कहा कि आप जानती है माँ, उसके बाद भी मुझे छेड़ रही हो माँ आप। तो सौम्या ने भी अपनी बाहें धानी पर लपेटते हुए प्यार से कहा कि उसने जबरदस्ती तो नहीं की ना तुम्हारे साथ। तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बहुत ही धीरे से और शर्माते हुए बोलती है कि नहीं माँ, धैर्य बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मुझसे मजाक भी नहीं करते हैं। तो दूसरी तरफ संकल्प अभी भी सो रहा था, जबकि सिया की नींद एकदम से कच्ची हो गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो फिर उसने सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस किया। सिया ने हल्की सी करवट लेकर देखा तो उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। सिया की आधी आंखें खुल गई थी और फिर आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने महसूस किया कि उसकी ड्रेस की जिप भी खुली हुई है और फिर कोई हाथ उसके हाथ पर भी रखा हुआ है। रात को संकल्प सिया की कमर को सहलाता सहलाता ही सो गया था और सिया जो एकदम से झटके से उठकर बेड पर बैठती है, उसने हैरानी से संकल्प को अपने पास लेटे हुए देखा तो उसकी आंखें तो और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। सिया ने अगले ही पल बेड से उतरकर जैसे तैसे अपने ड्रेस की जिप बंद करी और खुद को संभाला और फिर वो थोड़ा सा गुस्से से संकल्प के पास बढ़ती है। वो संकल्प के पास आई, उसने संकल्प की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, किससे पूछकर आए हो और फिर मेरे बगल में लेटकर क्या कर रहे थे तुम। तो सिया के उठाने से संकल्प भी एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाता है और फिर उठते ही बेड से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। उसने सिया को देखकर कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तो सिया की आंखें तो अब तक नम भी हो चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और फिर उसने गुस्से से दांत पीसते हुए संकल्प को उंगली दिखाई और बोलती है कि ये मेरा कमरा है, समझे तुम मेरे कमरे में आए हो, आंख खोलकर देखिए आप मेरे कमरे में हो, मैं आपके कमरे में नहीं हूँ, ये आपका कमरा नहीं है, ये आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, क्यों आए थे आप मेरे कमरे में और फिर आपने मेरी ड्रेस की जिप क्यों खोली थी, क्यों आपने मेरी ड्रेस को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था, आपका हाथ मेरी ड्रेस की जिप पर क्यों रखा हुआ था। तो संकल्प भी अपना सिर खुजाने लगता है, लेकिन उसे तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो तो एक सपना देख रहा है। और फिर अगले ही पल सिया ने फिर से गुस्से में लेकिन धीरे से कहा कि कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे, बताइए, जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे बताओगे या फिर मैं बड़ी माँ को जाकर सब कुछ बता दूं कि कल रात आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये सुनते ही संकल्प एकदम से उठ गया और फिर गुस्से में बोलता है कि मैंने तेरे साथ बदतमीजी नहीं करी है, समझी, बल्कि तू ही बार बार मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। कल क्लब में कुछ उल्टा सीधा पी लिया और फिर तेरे अंदर की सारी डिजायर बाहर आ गई थी, तो जबरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं होता ना तो फिर सच कहता हूँ क्लब में किसी और का चारा बन
बन गई होती। समझ आई बात तो सिया ने भी अपना सिर जोर से पकड़ लिया और फिर उधर उधर चक्कर लगाने लगती है। सिया तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। फिर वो कुछ सोचकर संकल्प की ओर देखकर बोलती है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। तो संकल्प भी आंखें फाड़े बस सिया को ही देखे जा रहा था और फिर हैरानी से सिया की तरफ देखकर बोलता है कि पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा। मैं क्यों तुम्हारे साथ कुछ करने लगा? तो सिया भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि देखो सच सच बताओ मुझे, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है ना तो फिर मेरे कमरे में यहाँ पर क्या कर रहे थे तुम, और मेरे बगल में लेटकर तुम क्या कर रहे थे, और मेरी ड्रेस की जिप क्यों खुली हुई थी? बताओ बताओ मुझे, वरना मैं सच सच कहती हूँ, मैं सच में जाकर बड़ी माँ को सारी चीजें बता दूंगी और फिर बड़ी माँ बड़े पापा को सारी चीजें बता देंगी और फिर तुम भी जानते हो कि घर में क्या होगा, बहुत ज्यादा पिटाई होगी तुम्हारी। और ये सुनते ही संकल्प का गुस्सा थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सिया की तरफ एक कदम चलकर गुस्से से बोलता है कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पागल हो क्या तुम? बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? कल रात तुमने उल्टा सीधा कुछ पी लिया था और नशे में पूरी तरह से टुल हो चुकी थी तुम। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया था और जैसे ही यहाँ से जाने लगा वैसे ही तुमने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। और यकीन नहीं आता है ना? तो फिर इतना कहकर संकल्प ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले और फिर अपने निशानों को दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो अब पता चला तुम कल रात को मेरे साथ क्या करने वाली थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम मेरे साथ। समझ आई तुम्हारे बात? सिया ने भी अब संकल्प के सीने पर एक निशान देखा तो उसमें नाखून के निशान लगे हुए थे। सिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो वो पहले से ही इतनी मुश्किलों से अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन निशान देखकर वो और भी तेज रोने लगती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। तो सिया भी अब काफी ज्यादा गुस्से में संकल्प की तरफ देखकर बोलती है कि मैं नशे में थी मगर आप तो होश में थे ना, आपको तो पता था ना कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, आप क्यों मेरे करीब आए, क्यों आप मेरे पास रुके? बोलिए क्या कर रहे थे आप मेरे कमरे में मेरे साथ? बोलिए क्या आपको नहीं पता था कि मैं अजय से प्यार करती हूँ, मेरी उससे शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहे हैं, तो फिर क्यों आप आस पास भटकते रहते हो मेरे? क्या मुझसे दूरी बनाकर नहीं रख सकते हो क्या? क्यों मेरी शादी तुड़वाने पर उतारू हो गए हो आप? अगर अजय को पता चल गया ना कि तुम पूरी रात मेरे कमरे में मेरे पास लेटे हुए थे तो फिर वो मुझे ही गलत समझेगा, मुझे ही दोष देगा कि मेरी ही अंदर ही गलती है। संकल्प सिया को थोड़ा सा समझाता हुआ बोलता है कि देखो किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे हम, तुम कभी अजय को भी मत बताना। और फिर तभी सिया गुस्से में संकल्प को देखकर बोलती है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो और फिर मैं किसी को बताऊं भी ना? क्यों ना बताऊं, मैं सबको बताऊंगी, इतने घटिया इंसान हो तुम, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा घटिया है। संकल्प ने जैसे ही अपने लिए घटिया शब्द सुना उसका दिमाग तो पूरी तरह से और ज्यादा खराब हो गया था और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में अब सिया को घूर कर देखने लगता है। और फिर अगले ही पल उसने सिया की बाजू जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगाया और फिर संकल्प ने गुस्से में कहा कि घटिया घटिया किसे बोला तुमने, किसे बोला तुमने घटिया? मैं तुम्हें घटिया नजर आता हूँ? मेरे अंदर क्या तमीज नहीं है क्या? तुम समझती क्या हो खुद को? सिया नम आंखों से लेकिन गुस्से में संकल्प को देखे जा रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संकल्प उसके साथ कभी ऐसा बिहेव भी करेगा। वो तो संकल्प को बहुत ही अच्छा समझती थी। सिया ने पूरी जान लगाकर संकल्प के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दे दिया। संकल्प भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और फिर धड़ाम से जाकर फर्श पे गिर जाता है। सिया बोलती है कि शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक तो घटिया हरकत करते हो और फिर ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो मुझे, तुम्हें ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। मेरी जगह तुम होते तो फिर क्या करते, क्या करते बताओ मुझे? क्या तुम ऐसे ही बिहेव करते, नॉर्मल होकर रहने लगते अपनी लाइफ में? अगर तुम्हें अपने कमरे में कोई अनजान लड़की बिस्तर पर मिलती तो फिर क्या करते तुम, बताओ मुझे? तो संकल्प अभी कुछ भी नहीं बोलता है। बात तो अभी सिया बिल्कुल सही कह रही थी। संकल्प को ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि सिया ने उसे घटिया कहा है, बस इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन जो कुछ भी सिया की सिचुएशन थी उसे देखते हुए तो सिया बिल्कुल गलत नहीं थी, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि संकल्प से सिया बिल्कुल प्यार ही नहीं करती थी। संकल्प भी खड़ा हुआ और फिर सिया को समझाते हुए बोलता है कि देखो जैसा तुम समझ रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सिया भी गुस्से में लगभग रोते हुए भरे हुए गले से बोलती है कि कौन विश्वास करेगा कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, किसी को भी विश्वास नहीं होगा, समझे तुम? मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी ड्रेस की जिप खुली हुई थी। तो संकल्प और सिया दोनों के बीच में ही अब बहुत तेज से बहस होने लगी थी और फिर तभी उन दोनों की सांस एकदम से रुक गई, क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर किसी की आहट सुनी। तो दोनों ने ही बड़ी मुश्किल से दरवाजे की तरफ देखा जहां पर निर्भय खड़ा हुआ था। निर्भय को देखकर सिया से रहा नहीं गया और फिर वो तेज कदमों के साथ
रोती हुई शक्ल लेकर निर्भय के पास आती है और फिर उसे गले लगाकर बोलती है कि संकल्प संकल्प अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। निर्भय, इसने पता है इसने कल रात मेरे साथ क्या किया है। इतना कहकर सिया ने जो अपने आंसू इतनी मुश्किल से कंट्रोल करे थे, रोक कर रखे थे, वो एकदम से बहने लगे थे। और फिर निर्भय ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा तो संकल्प ने भी हाथ फैलाकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि निर्भय मैंने ना सच में कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि इसने उल्टा सीधा क्या पी लिया था यार। ये खुद ही मेरे पास आ गई थी और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। संकल्प अभी इतना ही कह पाया था और फिर शायद इतना कहना ही निर्भय को समझ में आ गया था कि निर्भय ने भी सबसे पहले सिया को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर कमरे का गेट बंद कर लिया और फिर दोनों को ही देखकर धीरे से कहा कि तुम लोग इतनी जोर से लड़ रहे हो कि बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। अगर मेरे अलावा कोई और सुन लेता ना तो सच कहता हूँ अभी घर में पंचायत लग जाती। और फिर तुम लोग जानते हो ना कि घर में पहले से ही इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है रोहान को लेकर, अभी और भी ज्यादा बवाल करवाना है क्या तुम दोनों को? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या हुआ है बताओ मुझे। इतना कहकर उसने सिया की तरफ देखा। सिया जो कि कुछ भी नहीं बोलती है, उसे तो अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे निर्भय संकल्प की तरफ है, उसकी तरफ नहीं है। तो निर्भय ने भी अब सिया की बाजू पकड़ा और फिर उसे सोफे पर बैठाया और फिर उसे पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि अच्छा तुम पानी पियो और फिर बताओ मुझे कि क्या हुआ है। तो सिया भी क्या बोलती, कैसे बताती कि वो किस सिचुएशन में संकल्प के साथ में थी। तो सिया भी कुछ भी नहीं बोलती है। उसने पानी पिया और फिर धीरे से कहा कि मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताना है, आप दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आप दोनों ही मुझे पागल कर दोगे। पागल, मेरा दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, आप दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो संकल्प ने जब सिया के आंसू देखे तो न जाने क्यों उसका दिल एक बार फिर से पिघल गया था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो संकल्प को इतना तो समझ में आ ही गया था कि सिया का नेचर उसे इफेक्ट करता है और फिर वो खुशी होती है तो संकल्प भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, वो दुखी होती है तो फिर संकल्प भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। संकल्प ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा कि सिया मैं अपने पेरेंट्स की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ, मैंने ना कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। कल रात तुम खुद ही अपने होश में नहीं थी और फिर अगर मैं भी होश खो देता ना तो फिर जरूर हमारे बीच में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर हो जाता। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे डिजायर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी कमर को हल्का हल्का सा रब किया था, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। और अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता ना तो शायद तुम कंट्रोल से बाहर हो जाती और फिर मैंने तुम्हें अपने सीने पर निशान दिखाए हुए है ना। और अगर इतनी बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हें समझ में ना आए कि तुम कल रात को क्या करने वाली थी मेरे साथ। सिया ने भी नम आंखों से संकल्प की तरफ देखा और फिर तभी निर्भय बोलता है कि देखो सिया, मैं संकल्प को आज से नहीं बचपन से जानता हूँ, मुझे उसकी रूह रूह तक पता है। हम सारे भाई बहुत ही ज्यादा शरारत करते हैं, बहुत ही ज्यादा शरारती हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी भी लड़की के साथ उल्टा सीधा काम नहीं किया है। हमने आज तक कभी भी किसी लड़की को फायदा उठाने के लिए सोचा भी नहीं है। संकल्प की तो अनगिनत गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसने कभी भी किसी भी लड़की के साथ आज तक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होने के बारे में सोचा तक नहीं है। तुम्हें संकल्प पर यकीन नहीं है ना तो ठीक है, मेरी बातों को तो तुम यकीन कर सकती हो ना, मेरी बातों का तो यकीन होगा ना तुम्हें। यकीन मानो, संकल्प जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, वो सच ही होगा। अगर वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तो मतलब उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो सिया भी अपने आंसू को पोंछकर निर्भय के समझाने पर अब सिया को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। सिया बोलती है कि आप कहते हो तो फिर मैं मान लेती हूँ। तो निर्भय बोलता है कि अच्छा अभी इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, रात गई तो बात गई, तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि समझे तुम रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। तुम दोनों जैसे पहले थे ना अभी भी वैसे ही रहो। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिया को देखो, अगर तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम बेशक से घर के बड़ों को बता सकती हो जाकर, लेकिन यकीन मानो घर के बड़ों को बताकर तुम खुद ही बहुत ज्यादा पछताओगी, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि संकल्प कैसा है और हम सब कैसे हैं। तुम हमारे घर में मेहमान हो और फिर भला हम अपने मेहमान के साथ इतनी छोटी हरकत करेंगे क्या? हम लोग कभी भी ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या सिया बताएगी जाकर घर के बड़ों को कि संकल्प ने उसके साथ क्या है, या फिर आएगा इसी चीज को लेकर घर में कोई और नया बवाल? क्या अजय करेगा दूसरा कोई धमाकेदार प्लान? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट।